हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना है एंड आई एम परस्यूइंग माय बीटेक फ्रॉम COEP-CS। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप प्रोसेस की। अभी PCB 1 का रिजल्ट आया है, आगे क्या होने वाला है, कब कौन सा स्टेप होगा, हमें कैसे कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, हमने अगर डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं करना तो क्या सही टाइम होगा डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करने का, वगैरह वगैरह। परसेंटेज का डिफरेंस, रैंक लिस्ट कब आएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, मेरे लिए कौन सी रैंक इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह। सारे छोटे बड़े डाउट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। एंड आई वांट टू मेक श्योर कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन हो आपके MHT CET काउंसलिंग का, इसीलिए स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो बात करते हैं MHT CET की काउंसलिंग की। 2026 की कैप प्रोसेस जल्दी शुरू होने वाली है। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा MHT CET 1 का रिजल्ट PCB का आ गया है, PCM का शेड्यूल हो गया होगा 1 का, फिर उसके सब्सिक्वेंट 2-3 दिन में, मतलब अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में हमारे पास हमारी परसेंटाइल होगी, बेस्ट ऑफ वटएवर परसेंटाइल हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में होगा उसकी परसेंटाइल होगी, और हमें कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, कैसे कैसे, ये सब के जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस चैनल पे आती रहेगी। मैं या फिर कोई और फैकल्टी इस चैनल पे कंटिन्यूसली आपको कॉलेजेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। बात करते हैं 4 रिजल्ट की। तो बहुत बच्चों के मन में डाउट है कि क्या अभी हमारा 4 रिजल्ट आने वाला है, क्या हमारा 2 रिजल्ट आने वाला है, हमने तो PCM PCB तीनों दिया था। तो यस, इस बार ही हमारे 4 रिजल्ट आने वाले हैं। PCB 1 जो कि आ चुका है, अब PCM 1 शेड्यूल कर दिया है CET सेल ने, उसके बाद PCB 2 और फिर PCM 2। ठीक है, तो ये जो है हमारे दो रिजल्ट आने वाले हैं। अगर हमने PCM PCB दोनों दिया है, हम PCM भी स्टूडेंट थे, तो हमारे 4 रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो 4 रिजल्ट आने वाले, ये बात कंफर्म हो गई। अब दीदी, परसेंटाइल और परसेंटेज क्या होता है, क्योंकि जिनका भी PCB 1 का रिजल्ट आ गया, आपका या आपके दोस्तों का, आपने देखा होगा कि वो विद रिगार्ड्स टू 100 है, यानी फिजिक्स की परसेंटाइल 100 में से आई है, केमिस्ट्री की परसेंटाइल 100 में से आई है, जबकि हमने 50 मार्क्स का पेपर दिया था। तो क्या है ये, क्या है परसेंटाइल परसेंटेज का क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो 200 मार्क्स का CET का पूरा पेपर होता है। ठीक है, 200 में से 200 आज तक CET में किसी के नहीं आए हैं। ठीक है, जस्ट फॉर योर कॉन्टेक्स्ट। तो 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें अगर मेरी 170 मार्क्स आती है, और अज्यूमिंग मेरी शिफ्ट बहुत ईजी आई थी, बहुत आसान आई थी, मेरी शिफ्ट सबके बहुत हाई मार्क्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे 170 आए हैं, तो मेरे से हाईएस्ट किसी ने स्कोर किया होगा। मान लेते हैं मेरे शिफ्ट में हाईएस्ट 195 चला जाता है। ठीक है, 195 इज द हाईएस्ट मार्क्स इन माई शिफ्ट। 195 पे कितनी परसेंटाइल बनेगी? 100 परसेंटाइल बनेगी। कितनी परसेंटाइल? 100 परसेंटाइल। परसेंटाइल का साधा सा मतलब क्या होता है कि आप कितने टॉप परसेंट में हैं। जैसे मेरी अगर 99 परसेंटाइल, मतलब मैं टॉप 1% ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर MHT CET में आती हूँ या आता हूँ एज पर माई स्कोर। ठीक है, उसके बाद अगर मेरी 98 परसेंटाइल आती है, मेरी 95 परसेंटाइल आती है, मतलब मैं टॉप 5 परसेंटाइल ऑफ पीपल, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिए उसमें से मैं टॉप कितने परसेंट में हूँ, ये मेरी परसेंटाइल बताती है। अगर मेरे 170 मार्क्स आए, तो इस हिसाब से मेरी 99.4 या 5 परसेंटाइल बननी चाहिए, समथिंग, है ना। तो मैं टॉप 0.6 या 0.5 परसेंटाइल लोगों में आता हूँ या आती हूँ, ये इस बात को दर्शाता है। तो मेरे से ऊपर कितने लोगों ने स्कोर किया है वो है ये। जैसे 195 है, तो 195 मेरे शिफ्ट का हाईएस्ट मार्क्स है, यानी इससे ऊपर किसी ने स्कोर नहीं किया, यानी मैं टॉप, मतलब मैं ऐसा बच्चा हूँ जिसने अपनी शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है, या टॉप 4-5 हाईएस्ट रैंकर्स में से हूँ, तो अब मेरी 100 परसेंटाइल है, यानी 0 बच्चों ने मुझसे आगे स्कोर किया है। अब मुझसे 0.6 परसेंटेज बच्चों ने आगे ज्यादा स्कोर किया है। ठीक है, 170 मार्क्स पे। तो ऐसे परसेंटाइल बनती है कि आपकी शिफ्ट में बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, क्या आपका पेपर इजी आया था या डिफिकल्ट आया था, उस पर डिपेंड करता है परसेंटाइल और परसेंटेज। अब रैंक क्या होता है? अब 4 रिजल्ट आ रहे हैं, तो क्या मेरी 4 रैंक आएगी या फिर मेरी 2 रैंक आएगी बायोलॉजी और मैथ की? तो ऐसा नहीं है, रैंक आपकी बेस्ट ऑफ 1 में से आने वाली है। जो भी आपकी शिफ्ट, अगर मेरा समझो शिफ्ट 1 में 99.4 परसेंटाइल आया है और शिफ्ट 2 में मेरे 99.7 परसेंटाइल आए हैं, तो मेरे 99.7 वाले को रेफर करके CET हमारी रैंक बनाने वाली है। ठीक है, रैंक अभी नहीं आती, रैंक बाद में आती है। तो CET में कैसा होता है, CET में जितने बच्चे अपियर करते हैं ना, उनका पहले, जैसे मेंस में तो आपकी रैंक आ जाती है एज रिजल्ट। ठीक है, मेंस में क्या होता है, JEE मेंस में उधर आपकी मार्क्स जो भी आती है, आपका मार्क्स आंसर की रिलीज होती है, उसके 3-4 दिन बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। रिजल्ट में आपकी परसेंटाइल भी होती है और रैंक भी होती है, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद जो रिजल्ट आता है। ठीक है, रैंक होती है उसमें डायरेक्टली। ठीक है, बिकॉज फिर आप डायरेक्टली, जैसे आपको कॉलेज में जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, वो आप उस रैंक के बेसिस पे ले सकते हैं। बट CET का क्या होता है, CET आपको परसेंटाइल तो दे देगा, बट आपको आगे एक प्रोसेस करना होता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है,
कि आप MHT CET की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, इसका कॉन्फर्मेशन चाहिए होता है, इसीलिए वो रैंक लिस्ट अलग से निकलवाते हैं। तो समझो अगर 4 लाख लोगों ने CET दिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पिछले साल 4 लाख लोगों ने दिया था CET, इसमें से करीबन 3,75,000 बच्चों ने काउंसलिंग से एडमिशन लेने की इच्छा रखते हैं, तो इनमें से आपकी रैंक आएगी, ठीक है। अगर आप समझ रहे हो PCM की रैंक आपकी 100 परसेंटाइल आपकी शिफ्ट में, तो आपकी रैंक समथिंग 1 से 15 के बीच में आएगी, ठीक है, अगर आपकी 100 परसेंटाइल है इन 3 लाख बच्चों में से। तो रैंक आपकी वही दर्शाती है कि आप कितने परसेंटाइल बच्चों में आते हैं, ठीक है। रैंक की बात क्लियर होगी, रैंक अभी नहीं आएगी, रैंक बाद में आएगी। रैंक के लिए इतना पैनिक मत कीजिए, जेईई मेंस की तरह नहीं होता, यहाँ पे अलग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट वाइज यूनिफॉर्म मार्किंग स्कीम, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो मार्क्स है, जो आपकी परसेंटाइल है, वो डिपेंड करेगी आपकी शिफ्ट वाइज मार्क्स के ऊपर। अब उन बच्चों के लिए जिनका एक सब्जेक्ट खराब हो गया, जैसे उनके फिजिक्स में बहुत खराब मार्क्स बन रहे हैं, जैसे फिजिक्स में उनके 20 मार्क्स बन रहे हैं या 25 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 25-20 मार्क्स तो डिफिकल्ट शिफ्ट में ठीक है, मतलब इसमें 95-96 परसेंटाइल बन जाएगी अगर मॉडरेट से डिफिकल्ट शिफ्ट आई है तो। अब बात करते हैं, अगर मेरे फिजिक्स में 25 परसेंटाइल बन रहे हैं, 25 मार्क्स बन रहे हैं, 25 मार्क्स बन रहे हैं, केमिस्ट्री में मेरे 45 मार्क्स आ गए फॉर सम रीजन, और मैथ्स में मेरे 80 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो मेरे 150 मार्क्स बन रहे हैं टोटल, ठीक है, 150 मार्क्स बन रहे हैं, और मेरी शिफ्ट थी मॉडरेट, ठीक है, मेरी शिफ्ट क्या थी, मॉडरेट शिफ्ट थी मेरी। तो अब क्या मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, समझो फिजिक्स में मुझे आ गए हैं 95 परसेंटाइल, ठीक है, 95 परसेंटाइल आ गए, केमिस्ट्री में मेरे 99.4 परसेंटाइल आ गए, और मैथ्स में मेरी आ गई 99.6 परसेंटाइल, ठीक है। तो क्या इन तीनों का एग्रीगेट बाय 300 मेरी टोटल परसेंटाइल बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने एक बच्ची का रिजल्ट देखा, एक रिजल्ट बहुत फेमस भी हो रहा है, आपने भी देखा होगा, एक बहुत फेमस यूट्यूब चैनल पे वो रिजल्ट दिखाया गया था। एक बच्ची है PCB उसने दिया था, PCB ऑफ 2026 दिया था MHT CET का, उसमें उसकी फिजिक्स में 68 परसेंटाइल थी, केमिस्ट्री में उसको 99.1 या 2 ऐसी परसेंटाइल बनी थी, और बायोलॉजी में भी उसकी समथिंग 99 परसेंटाइल थी। तो इस हिसाब से इसकी परसेंटाइल 90 के नीचे ही होनी चाहिए, 90 के नीचे होनी चाहिए, पर नहीं, उसकी परसेंटाइल आई थी 98.12। तो आपका अगर एक सब्जेक्ट खराब हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ओवरऑल परसेंटाइल भी खराब होगा। ओवरऑल परसेंटाइल आपके टोटल मार्क्स से कैलकुलेट होता है इससे, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज अलग से कैलकुलेट होता है। तो अगर आपका ओवरऑल टोटल हाई है, आपने एक सब्जेक्ट में कम स्कोर किया, दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर किया, तो आपका ओवरऑल परसेंटाइल हाई आने वाला है, बिकॉज आपका ओवरऑल स्कोर हाई हुआ है, ठीक है। और हमारे लिए एडमिशन के लिए ओवरऑल स्कोर ही मैटर करता है। तो एक आध सब्जेक्ट किसी का केमिस्ट्री या फिजिक्स गड़बड़ हुआ हो PCM वालों में, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ये जो बेसिक चीजें बच्चों के डाउट होते हैं वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, हाँ, जर्नी ऑफ रिजल्ट टू एडमिशन, एडमिशन से रिजल्ट तक की जर्नी की बात करते हैं। हमने CET तो दे दिया दीदी, ठीक है, CET दे दिया, उसके बाद आंसर की रिलीज हो गई, हमने अपनी आंसर की में मार्क्स चेक कर लिए, मेरे 150 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 120 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 90 मार्क्स बन रहे हैं, जैसे भी मार्क्स बने थे आपके बन गए। अब रिजल्ट का प्रोसेस अभी चालू है, फिलहाल क्या चालू है, रिजल्ट अभी 1-2 हफ्ते में आपके सारे रिजल्ट हो जाएंगे। मेरे एक एस्टिमेशन के हिसाब से 25 जून एट मैक्स तक सारे दोनों शिफ्ट्स के PCM PCB के रिजल्ट्स आउट हो जाने चाहिए, ठीक है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद, ठीक है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है? प्रोविजनल यानी टेम्पोररी, ठीक है, ये हमारे लिए टेम्पोररी मेरिट लिस्ट है। इसमें ग्रीवेंस हम रेज कर सकते हैं, यानी हमारी मेरिट लिस्ट यानी हमारी रैंक लिस्ट, ठीक है, वो रैंक जो बच्चे को चिल्ला रहे थे कमेंट्स में मैंने देखा, रैंक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आती है। अब आपको अगर कुछ गड़बड़ लग रही है, जैसे आपकी परसेंटाइल आई थी 98.7, ठीक है, अगर आपकी 98.7 परसेंटाइल आई थी और आपकी रैंक बन रही है 10,000 रैंक बन रही है, बहुत गड़बड़ चीज है, ठीक है। तो 98.7 परसेंटाइल यानी आप टॉप 1.3% ऑफ पीपल अपीयरिंग इन CET में है, ठीक है। 1.3% के लिए तो बहुत बड़ी रैंक हो गई ना ये, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसे कुछ आपको गड़बड़ लग रही है कि आपकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से कि भी आपकी रैंक सही नहीं आई है, या फिर आपके 100 मार्क्स पे आपके ग्रीवेंस कब रेज करते हैं? जब आपको लगता है कि आपके 100 मार्क्स आए और 30-40 परसेंटाइल बन रही है,
ऐसे कुछ दिक्कत है तो आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, इधर भी आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है आपकी कैटेगरी की रैंक सही नहीं आई है, जो भी आपकी दिक्कत है, आपके 99 परसेंटाइल पे भी 12,000 15,000 रैंक बन रही है तो ये गलत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ग्रीवेंस आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद रेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन, सॉरी हाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं आप, रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैं रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट भूल गई। आप रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो भी होता है उसके बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है। रजिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है कि आप बता रहे हैं कि हाँ मैं MSTC काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, ग्रीवेंस रेज करते हैं और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद आपका कैप राउंड 1 का कॉलेज प्रेफरेंस भरना होता है आपको। ट्राई करें कि आप ये वाली जो रजिस्ट्रेशन है ना, इसमें अगर आपका OBC सर्टिफिकेट वाइल अप्लाइंग, अगर आपने आपका OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, VJ NT जो भी आपकी कैटेगरी है उसका अगर सर्टिफिकेट नहीं बना होगा तो अभी आप ट्राई करके उसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं होते, क्या ध्यान में रखना है, फाइनल मेरिट लिस्ट अगर एक बार आ जाती है तो कोई भी चेंजेस आपके रैंक में नहीं होंगे। इसलिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है ना, तभी सभी चीजें अच्छे से चेक कर लीजिए, फ्रेंड्स से, काउंसलर्स से, जिनसे भी आपको बातचीत करनी है आप उनसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद कैप 1 की ऑप्शन फॉर्म फिलिंग भरनी होती है, फिर कैप 1 का रिजल्ट आता है, फिर सब्सिक्वेंट कैप राउंड्स होते हैं, फिर उनके बाद ILS राउंड होते हैं। ILS क्या होता है, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होते हैं। फिर एडमिशन कंफर्मेशन एंड रिपोर्ट टू द कॉलेज। आपको अगर कैप 1 में ही अगर आपको 99.7 परसेंटाइल थे, आपको CS मिल गए, COEP की या फिर VJTI की CSE मिल गई, तो ठीक है, आप कैप 1 में जाके वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी थोड़ा वेट करना है, आपकी 95 परसेंटाइल है और आपको VIT CS चाहिए, तो आप थोड़ा वेट करेंगे, आप लास्ट राउंड तक वेट करेंगे। आपको पहले राउंड में लग गया, DY पाटिल चाहिए लग गया, फिर MIT लग गया, जो भी आपको कॉलेज लग गया उसका आप फिर अगर आपको चाहिए कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कॉलेज, आई विल मूव फॉरवर्ड विद माई कैप राउंड, तो यू कैन गो फॉरवर्ड विद दिस एज वेल। फिर कैप 1 कैप 2 होता है। कैप 1 का फॉर्म भर दिया आपने, आप अपनी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते हैं। उसके बाद कैप 2 में आप जाते हैं, उसका रिजल्ट आता है, फिर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप आगे चले जाते हैं। कॉलेज में जाके 3 दिन का टाइम मिलता है आपको यूजुअली, इस बार भी एक्सपेक्ट करें कि 3 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद आप एडमिशन लेके अपना आप कैप के प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं और बाकी बच्चों को यू कैन लेट देम डू देयर कैप राउंड। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना फॉर्म फ्रीज किए बिना आप आगे जा सकते हैं। अब फ्रीजिंग फ्लोटिंग क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डिटेल्ड एक स्लाइड रखी है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद ILS होते हैं और स्पॉट राउंड होते हैं, इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाने वाली हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ILS इंस्टीट्यूट लेवल राउंड और स्पॉट राउंड यानी जो कॉलेज में सीट्स बची होती हैं और वो फ्लोट करा देते हैं, वो जनरल कैटेगरी की सीट्स के तरह वो फ्लोट कराते हैं और फिर जिनके बच्चे उस कॉलेज में उस टाइम पे प्रेजेंट होने चाहिए, जो बच्चा उस टाइम प्रेजेंट होगा उनमें से जिनकी जैसी परसेंटाइल होगी, जितनी जैसी सीट्स होंगी, अकॉर्डिंगली सीट्स अलॉट हो जाती हैं, ठीक है। तो इन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अभी हमारे लिए कैप पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, अपनी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग को बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि हमारी परसेंटाइल पे हमें अच्छा कॉलेज मिल सके। उसके बाद ठीक है, कैप वगैरह के बाद आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा डिटेल्ड स्लाइड थी। अब कैसे कैसे रिजर्वेशंस है महाराष्ट्र में उनकी बात करते हैं। ओपन कैटेगरी तो है ही, आप ओपन कैटेगरी से हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। SC कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, SCBC। SCBC भी एक कैटेगरी है, मराठा कैटेगरी के अंडर ही आती है और आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। VJ NT की भी कैटेगरी है, आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस पर्सनल की भी एक कैटेगरी होती है और PWD की भी एक कैटेगरी होती है, ठीक है। डिफेंस पर्सनल यानी आपकी फैमिली में आपके पापा या फिर आपके मम्मी जो भी आर्मी में थे तो उनका आपको रिजर्वेशन मिलता है, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, डिफेंस कोटा के थ्रू। COEP में भी है ये रिजर्वेशन और मैं जानती भी हूँ ऐसे लोगों को जो डिफेंस कोटा से आए हुए हैं, मेरे क्लास में भी लोग ऐसे हैं। उसके बाद अगर PWD कोटा कैटेगरी से आपको अप्लाई करना तो आपका डिसेबिलिटी शुड बी मोर देन 40%। अब ये डिसेबिलिटी मोर देन 40% क्या होता है, तो अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज होते हैं। जैसे किसी को आई की डिसेबिलिटी यानी आंखों से उसको दिखता नहीं है तो वो ब्लरिंग परसेंटेज होता है, अगर वो आपको 40 या 40 से ज़्यादा है तो आप PWD कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका 40% से कम ब्लरिंग है यानी आपको 40% से आपका वो सर्टिफिकेट बनता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आपको जाके बनवाना होता है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन भी आपको कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप डिफेंस कोटा के PWD कोटा के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये नौकरी वगैरह का भी परसेंटेज होता है। पैर में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को हाथ में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों की आंखों की, कुछ लोगों की हियरिंग एड की प्रॉब्लम होती है। तो अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से यू हैव टू मेक योर सर्टिफिकेट अकॉर्डिंगली और फिर आपका एडमिशन अंडर PWD कैटेगरी हो जाता है, राइट। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है, बोर्ड्स की, ये सब तो हमने बात कर ही ली है, ग्रुपिंग क्राइटेरिया की वगैरह वगैरह।
तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीसीएम में आपको 45 आना चाहिए। पीसीएम एग्रीगेट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको टोटल कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं? 45 टोटल मिलाकर चाहिए होते हैं। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 40% चाहिए होता है। एज लिमिट कोई होती नहीं है सीईटी में, आप पूरा जीवन आप सीईटी जितनी बार चाहें, जितना मन करे आप दे सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल, अगर आप महाराष्ट्र के कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए भी और नॉन रिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए भी आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैप राउंड्स की। अब कैप रजिस्ट्रेशन क्या होता है? अगर आपके पास आप स्टेट को डोमिसाइल है आपके पास तो आप स्टेट के थ्रू अप्लाई कीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो हैं उनमें 80 से 85% स्टेट कोटा रहता है, यानी अगर आप स्टेट से हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और आपके लिए परसेंटेज की कट ऑफ भी थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। फिर ऑल इंडिया कोटा जनरल ओएमएस इज आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट जो रहता है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल इंडिया सीट्स रहती है जनरल और रिजर्व भी रहती हैं महाराष्ट्र के लिए, ठीक है, अलग अलग रहता है। फिर एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, फॉरेन नेशनल, ये क्या होता है कि अगर आप CIWGC भी एक कोटा है, उसमें क्या होता है, चिल्ड्रंस ऑफ इंडियन स्टडिंग इन गल्फ कंट्री, चिल्ड्रंस ऑफ इंडियंस लिविंग इन गल्फ कंट्री, PIO, NRI, नॉन रेजिडिंग इंडियंस, यानी अगर आपके पेरेंट्स महाराष्ट्र से हैं पर वो रहते बाहर हैं, आप रहते बाहर हैं और आप आके महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ऐसे कोटाज एग्जिस्ट करते हैं। फिर और कोटा होते हैं, जैसे JNK कोटा है, हमारे कॉलेज में है, COEP में है, जम्मू एंड कश्मीर का कोटा है। फिर नॉर्थ ईस्ट का भी एक कोटा होता है, जो नॉर्थ ईस्ट से बच्चे होते हैं उन्हें भी एक टाइप का रिजर्वेशन मिलता है ड्यूरिंग एडमिशन। तो अलग अलग कॉलेजेस में होता है, कुछ कॉलेज में होता है, कुछ कॉलेज में नहीं होता, ठीक है। तो अगेन ये सब डिपेंड करता है आप कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब MHCCT एप्लीकेशन का कुछ फीस होता है, 1000-1500 रुपये होता है। मेरे टाइम पे तो 1000 रुपये था, जितना मुझे याद आ रहा है, और बढ़ता घटता रहता है, डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी एज वेल, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूशन फीस की। तो बच्चे क्यों ट्राई करते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए? बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज की फीस रिलेटिवली कम होती है, बहुत सारे कंसेशंस होते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है और प्लेसमेंट भी अच्छी होती है। बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम में अच्छी परसेंटाइल लानी पड़ती है। वैसे कोई वो नहीं है कि प्लेसमेंट आपको प्राइवेट कॉलेज में नहीं लगेगा, बस उसकी फीस थोड़ी सी रिलेटिवली हाई होती है, ठीक है। और एटमॉस्फियर भी गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज सब अच्छे बच्चे आते हैं, अच्छी जगह से, अच्छे पढ़ लिखे बच्चे आते हैं, बहुत मतलब इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं, तो इसलिए उसकी फीस थोड़ी सी कम होती है। स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, दैट डिपेंड्स आप कौन से कॉलेज में है, ठीक है। और आपको खुद भी अलग अलग स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप पाने में हेल्प करेंगे। आई हैव अप्लाइड टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ओके। सो दिस इज इट। एंड अब फ्रीजिंग फ्लोटिंग की बात जो मैंने कही थी, अब फ्रीज और फ्लोट क्या होता है दीदी? फ्रीज और फ्लोट, जब आप कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते हैं ना, अगर आपने कैप 1 का फॉर्म जो है आपका भरा, उसमें आपने सबसे पहला ऑप्शन डाला COEP CS, फिर आपने डाला VJTI CS, और फिर आपने डाला PICT CS, फिर आपने डाला COEP AIML, आपने VJTI IT डाला, और फिर आपने PICT IIT ENTC जो भी आपको डालना है वो डाला। ये तो हमारे टॉप 5-6 प्रेफरेंसेस जो होते हैं ये हमारे कंफर्म होते हैं। फिर आप COEP ENTC डालेंगे, फिर से आप COEP इलेक्ट्रिकल डालेंगे, फिर VJTI का जो आपका प्रेफरेंस है डिपेंडिंग आप वो डालेंगे। ये 10-12 प्रेफरेंस जो टॉप के फिक्स होते हैं। अब आपके अगर आए हैं 98.5 परसेंटाइल, जाहिर सी बात है आपको COEP CS तो मिलेगा नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप फीमेल रिजर्वेशन भी लगा लीजिए, फिर भी आपको 98.5 परसेंटाइल पे CSE तो नहीं मिलने वाली है, राइट। तो आप ये सारे प्रेफरेंस डालेंगे और आपने नीचे डाल दिया PCCOE CS और आपका 10वां प्रेफरेंस आपको लग गया। आपको लगता है कि नहीं मुझे PICT का IT या फिर ENTC तो आराम से मिल सकता है, अभी फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आ गया है इसलिए मुझे नहीं मिल पाया, तो मैं PCCOE से संतुष्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई कॉलेज विच आई हैव बीन गेटिंग, तो मैं अपने कैप को फ्लोट करूंगा। फ्लोट यानी मैं नेक्स्ट सबसीक्वेंट राउंड में जाने के लिए रेडी हूँ, नेक्स्ट सबसीक्वेंट राउंड में जाने के लिए आई एम रेडी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, ओके। और अगर आपका परसेंटाइल है समझो 99.95, ठीक है, तो आप तो आ गए टॉप 0.05 परसेंटाइल में, ठीक है। आपको तो COEP CS आराम से, आपको COEP CS बोलेगा ये एडमिशन ले लीजिए, आपको पहले राउंड में COEP CS लग गया, फिर VJTI CS लग गया, तो आप
जो भी आपको चाहिए, मुंबई पुणे डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, आप जाएंगे वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे एंड यू बी डन, ठीक है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कुछ इंजीनियरिंग ब्रांचेस में एडमिशन होता है, जैसे कुछ बच्चों को ENTC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जिनका फैमिली बैकग्राउंड सिविल का होता है, उनकी अच्छी परसेंटाइल होने के बाद भी वो सिविल में एडमिशन लेते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको जिस भी कॉलेज में आपको लगता है कि इससे ऊपर तो मुझे नहीं मिल सकता, उस कैप में आप अपने फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्रीज। अब फ्रीज करने के बाद आप आगे के कैप राउंड में परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी आप आगे के कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपना कॉलेज फ्रीज कर लिया है। अब आप कैप प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं। अब अगर आपको लगता है कि अरे नहीं यार, मैंने देखा कि उस बच्चे को 98.5 पे PICT की CS मिल गई, ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है, तो आप अब कैप के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते, आप स्पॉट या फिर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब वो क्या होता है, आपको उस टाइम पे, वो एक टाइम पे होता है, कॉलेज की वेबसाइट पे नोटिस आती है, आपको कॉलेज की वेबसाइट रोज चेक करनी होती है, वो जिस दिन होता है आपको उस जगह, जैसे मैं मुंबई से हूँ और मुझे PICT में एडमिशन लेना है, मेरी 98.5 परसेंटाइल है, तो मेरे को समझो 15 सितंबर को ILS राउंड हो रहा है या फिर स्पॉट राउंड हो रहा है PICT, तो मुझे 15 सितंबर को मुंबई से आकर पुणे के कॉलेज में PICT में अवेलेबल रहना पड़ेगा, और वहां पे अगर मुझसे अच्छा परसेंटाइल वाला कोई अवेलेबल रह गया मेरे साथ, तो उसको मिलेगी CS, अगर CS में एक सीट है तो, अदरवाइज CS की सीट मुझे मिलेगी, ठीक है। तो एक बार अगर आप फॉर्म फ्रीज कर देते हैं ना, तो आप आगे कैप में परफॉर्म, आप सब्सिक्वेंट कैप्स में परफॉर्म नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो आपको स्पॉट में जाना पड़ता है। अब फ्रीज क्या होता है, तो अगर आप कैप 1 की बात करें, अगर आप कैप 1 में पार्टिसिपेट करते हैं और आपने ऑप्शन फॉर्म फिल में थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है, अगर आपकी 95 परसेंटाइल है और आपने डाल दिया है KJ सोमैया एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस, KJ सोमैया CSE आपने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया, आपकी 95 परसेंटाइल है, तो आपको KJ सोमैया मिल जाएगा, और आपका अगर फर्स्ट प्रेफरेंस KJ सोमैया था, जबकि इससे ऊपर के कॉलेज आपको मिल सकते हैं, ये टॉप 10 में आता है मुंबई के, बट फिर भी इससे बहुत अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है, आपको आराम से अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ताड़ोमल वगैरह, ठाकुर वगैरह मिल जाएगा आपको आराम से, ठीक है। तो पर अगर आपने ये डाल दिया है तो आपका सीट क्या हो गया, फ्रीज हो गया है। अब इसके बाद आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था, आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, ठीक है। ये कैप 1 की बात है। अगर कैप 2 में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमने अपने टॉप 3 प्रेफरेंस में कोई ऐसा कॉलेज डाल दिया जो हमारी परसेंटाइल से मैच हो रहा है और उसका सीट हमें मिल जाता है, तो आप कैप से बाहर हो जाएंगे। इवन इफ यू डोंट वांट टू, इट विल गेट ऑटो फ्रीज, स्वतः ते फ्रीज होना रहे, ठीक है, तो वो अपने आप से फ्रीज हो जाएगा और फिर आप आगे कैप में परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए आपको हमेशा टॉप में ऐसे कॉलेज डालने होते हैं जो आपको या तो चाहिए ही चाहिए, या फिर आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है, इसमें। उसके बाद कैप 3 में आपके जो टॉप 6 प्रेफरेंस है, ये आपके कंफर्म हो, अगर आपके टॉप 6 प्रेफरेंस में कुछ मैच हो जाता है एल्गोरिथम से, तो आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। इसके बाद आगे आप कैप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद कैप 4 होता है, लास्ट ईयर ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद जो भी आपका कैप 4 है, उसमें आप जो भी आपको कॉलेज मिलता है वो आपको लेना ही पड़ता है, ठीक है। मुझे श्योर नहीं है कि इस साल कैप होने वाला है, नहीं, अब तक पता नहीं चला है, ठीक है। जैसे ही पता चलेगा आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एज वेल, ठीक है। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपको ये होगा कि जो भी बच्चे CET दे रहे हैं, जिनकी ठीक ठाक 95, 94, 90 प्लस परसेंटाइल बनी है, उन्हें कैप राउंड के थ्रू एक कॉलेज में तो एडमिशन लेना ही लेना है, बिकॉज जो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड या फिर स्पॉट राउंड होते हैं ना, उनका भरोसा नहीं होता। इट इज नॉट श्योर दैट यू विल गेट अ सीट फ्रॉम योर, बिकॉज इट इज हाईली लाइकली पॉसिबल कि कुछ बच्चों ने मिस्टेक की होगी, कुछ बच्चे जिनकी 98, 99 परसेंटाइल होगी, उन्होंने फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक किया होगा और फिर वो उस इंस्टीट्यूट में जाएंगे और आपसे सीट छीन लेंगे, ठीक है। बहुत लक का गेम होता है स्पॉट राउंड में, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखें कि आप स्पॉट राउंड पे भरोसा ना करें। आपको कैप के थ्रू एटलीस्ट 1 सीट इन एनी कॉलेज आपको लेनी है, ठीक है। और ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें। अब टेंटेटिव डेट्स देख लेते हैं, जैसे अप्रैल मई में तो CET हो गया, जून में अभी रिजल्ट आ रहा है, होपफुली बाय द एंड ऑफ जून रिजल्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट और कैप राउंड 1 का जो कार्यक्रम है वो मतलब कैप राउंड 1 तो मेरे को तो लग रहा है कैप राउंड 2 का भी रिजल्ट आ जाएगा, बिकॉज मेरे टाइम पे हो गया था। हाँ, मेरे टाइम पे तो लेट हुआ था, ठीक है। 2024 में मैंने एडमिशन लिया था और उस साल तो बहुत सारा ग्रीवेंस वगैरह हुआ था, तो मेरा तो अगस्त 19 को मेरा एडमिशन हुआ था। मेरा फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो गया था CUPCS में। तो वही बात है कि इस साल तो जल्दी हो रही है चीज़ें, तो जुलाई के एंड तक मोस्ट अपेरेंटली आपका कैप 1 हो जाना चाहिए और उसके बाद कैप 2 और कैप 3 सितंबर तक हो जाएगा।
अक्टूबर तक चीजें जाती नहीं है, अक्टूबर तक आपका मिड सेम स्टार्ट हो जाने लगता है, तो सितंबर एंड तक मोस्ट अपेरेंटली आपका इंस्टीट्यूट लेवल राउंड वगैरह वगैरह सब हो जाएगा। सितंबर मिड या सितंबर एट मोस्ट एंड तक आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये जो टॉप 3 कॉलेज है महाराष्ट्र के जो सीईटी से मिलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती हैं COEPCS की। एज यूजुअल फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है 180 के ऊपर अगर आपको मार्क्स आते हैं। ये सब इजी शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इजी से मॉडरेट शिफ्ट में तो 170 पे भी अच्छी परसेंटाइल बनती है, 99.9 बन जाती है, ठीक है। 99.0 या फिर डिपेंड्स, अगर बहुत ही हार्ड शिफ्ट आ गई तो 99.99 भी बन सकती है 170 पे, ठीक है। तो COEP के लिए अगर इजी शिफ्ट आई तो 180 प्लस आपका स्कोर अगर अभी बन रहा है, और इस हिसाब से आपको COEPCS पक्का से मिल जाएगी जनरल कैटेगरी हिसाब से। VGTI में भी 178 180 के अराउंड COEP VGTI का कट ऑफ हमेशा सेम सा जाता है, ठीक है। और PSCT अगेन आपको 99.5 पे उसकी CS मिल जाती है, तो 166 से 170 तक मान के चल रहे हैं कि हमें PSCT की CS देखने को मिल सकती है अगर इजी शिफ्ट आई है तो। उसके बाद अगेन क्या अगर इजी शिफ्ट आई है तो 170 से 190 तक 100 परसेंटाइल बन सकती है, 100 से 98.5, ये सब इजी शिफ्ट का है। मॉडरेट और डिफिकल्ट शिफ्ट में अगेन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 130 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल 98.5 98.7 98.9 भी बन रही है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन शिफ्ट, कैसे आपकी शिफ्ट आई, बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है, उस पर परसेंटाइल बनती है। कोई भी एग्जैक्ट डेटा आज तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाया और कोई कर नहीं पाएगा, बिकॉज हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है ही नहीं, वो तो CET सेल के पास है, ठीक है। तो या अगेन कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ऑल इंडिया कोटा होता है, आउटसाइड महाराष्ट्र कोटा होता है, 15% रिजर्वेशन होती है उसमें, आप उसमें जाके एडमिशन ले सकते हैं। TFWS एक चीज़ होती है, ट्यूशन फी वेवर स्कीम, इससे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने एडमिशन लिया है। तो मेरा एक दोस्त था, उसकी 92 परसेंटाइल थी और उसको आराम से ठाकुर वगैरह मिल जाता, पर उसने अथर्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में TFWS की सीट ली, बिकॉज उसने कहा मुझे कि उसको मास्टर्स करने आगे जाना है, तो उसे इंजीनियरिंग में ज़्यादा अपना मनी स्पेंड नहीं करना है। TFWS क्या होता है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी ट्यूशन फीस जो है ना वो कॉलेज पे करता है, यानी वो आपका एज स्कॉलरशिप वेव आउट हो जाता है, ठीक है। तो जो TFWS की कट ऑफ है ना वो यूजुअली हायर जाती है। जैसे अगर किसी कॉलेज का कट ऑफ 95 परसेंटाइल जा रहा है ना, तो उसका TFWS का जो सीट है वो 97 प्लस ही जाएगा। जैसे ठाकुर कॉलेज में मेरा एक दोस्त है जिसकी 97.5 परसेंटाइल थी, उसको ठाकुर की TFWS मिल रही थी, जबकि उसको ताड़ोमल की या फिर उसको DJ सांगवी की कोई भी ब्रांच मिल जाती, बट ही थॉट ऑफ गोइंग विद ठाकुर फॉर TFWS अगेन बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप एंड ऑल। तो ये एक स्कीम रहती है, अगर आपको आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आई है तो आप TFWS की स्कीम से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट लेवल सीट, अगेन ये थोड़ी मैनेजमेंट सीट्स की तरह भी होती है, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में उनमें वो एग्जिस्ट करती हैं, और जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे VGTI COEP हो गया, इसमें इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स नहीं होती, उनके बदले स्पॉट राउंड होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स की थोड़ी सी प्राइस हाई होती है, अगेन बिकॉज ये मैनेजमेंट सीट्स हैं, ठीक है। तो फीस आपको ज़्यादा पे करनी पड़ती है, राइट, रिलेटिवली। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कॉलेज में फीस ज़्यादा पे करनी पड़े, बट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट अगेन। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा होता है, 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा थ्रू JEE Mains, ओके। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली मैंने आपके सारे डाउट्स एड्रेस कर दिए हैं इस वीडियो में। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, और अभी जब आप कैप के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अगर आपके पास आपका OBC सर्टिफिकेट नहीं है, SC सर्टिफिकेट नहीं है, आपका क्या बोलते हैं महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, तो चलेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चलेगा, स्क्रूटनी के टाइम पे अगर आप बस अपना एक्नॉलेजमेंट देते हैं, जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में जाके अप्लाई करते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर देते हैं दैट दिस पर्सन हैज अप्लाइड फॉर दिस डॉक्यूमेंट ऑन XYZ डेट एंड इट इज अ लेजिट डॉक्यूमेंट विच शी और ही हैज अप्लाइड फॉर, ठीक है। तो अगर आपने अप्लाई किया तो आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलेगा, और आपने जब वो एक्नॉलेजमेंट लेटर दे दिया तो आप स्क्रूटनी में दे सकते हैं, वो आपका प्रोसेस आगे बढ़ा देंगे। पर जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि अगर कॉलेज में आप पहुंच गए, मैं खुद मुंबई से पुणे गई थी और मैं इतना पैनिक कर गई कि मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा क्या। मेरे सामने एक बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो गया था बिकॉज उसके पास उसका एक सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी अप्लाई कर दें, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अप्लाई कर दें, और ताकि आपके पास एडमिशन के टाइम तक आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाए, ठीक है। जैसे बन पड़ता है एडमिशन के पहले तक अपना डॉक्यूमेंट प्लीज बनवा कर ले लीजिए, ओके। सो या द बेस्ट टाइम फॉर न्यू बिगनिंग इज नाउ। जो भी होना था CET में, जो भी होना था JEE Mains JEE Advanced में, जो भी आपको फॉर्म करना था आपने कर लिया है। अब आपको बस आगे की प्रिपरेशन की, मतलब
आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको फार्मेसी करनी है, जो भी करना है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। अब एवरीबडी इज ऑट स्क्वायर वन, ठीक है, जिसकी 99.9 परसेंटाइल आई है, जिसकी 80 परसेंटाइल आई है, ठीक है, ऑल ऑफ यू विल बी स्टार्टिंग योर इंजीनियरिंग फ्रॉम स्क्रैच। और हो सकता है दोनों भी बच्चे एक ही कंपनी में जाके कल को काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस 4 साल को चेरिश दीज 4 years बिकॉज दे वोंट कम बैक, और ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपना सर्कल अच्छा रखिए। सो या दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप अंटिल नाउ। कीप एक्सप्लोरिंग नाउ बिकॉज लर्निंग वाला पार्ट तो अभी हो गया है और आगे होने भी वाला है, तो अभी एक्सप्लोर कीजिए अपने आपको कौन से कॉलेजेस लेना है, लिस्ट वगैरह बना के रख लीजिए। थैंक यू।